नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। देश से अब वामपंथी उग्रवाद का खात्मा तय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा, कड़ी कार्रवाई के दृष्टिकोण के साथ वामपंथी उग्रवाद के पूरे इकोसिस्टम को करना होगा ध्वस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को करेंगी संबोधित। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और विशिष्ट चिन्ह का करेंगी अनावरण। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु स्थित BEML में वनडे स्लीपर कोच का किया निरीक्षण। कहा, आगामी 1.5 से 2 महीनों तक चलेगा इसका प्रशिक्षण। 3 महीने के बाद सेवा में आएगा वनडे स्लीपर कोच। देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह आज से शुरू। सभी के लिए पौष्टिक आहार थीम के साथ 30 सितंबर तक चलेगा अभियान। कुपोषण को मिटाना अभियान का उद्देश्य। हमास के आतंकी हमले में बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिक सहित 5 इजरायली नागरिकों के शव किए गए बरामद। इजरायली सेना 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए अपने नागरिकों की सुरक्षित रिहाई के लिए चला रही है लगातार अभियान। और पेरिस पैरालंपिक में आज पुरुष शॉटपुट F40 फाइनल में रवि रोंगाली पेश करेंगे चुनौती। हाई जंप और तीरंदाजी में भी भारत को पदक की तलाश। वहीं बैडमिंटन, शूटिंग, रोइंग और एथलेटिक्स में भी खेले जाएंगे मुकाबले। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि को साक्षात्कार दिया है। अमित शाह ने कहा है कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने पूर्वोत्तर भारत, चरमपंथी उग्रवादी क्षेत्र और जम्मू कश्मीर में हिंसा के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकार के प्रयास से कुल हिंसक घटनाओं में 60% की कमी आई और कुल मौतों में 71% की कमी आई है। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाकर आतंकवाद के फलने फूलने के रास्ते बंद कर दिए गए। इस कारण वहां साल 2023 में रिकॉर्ड 2 करोड़ से अधिक पर्यटक आए और 33 साल बाद सिनेमा हॉल खुले। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की कमान जनता के हाथों में जाने से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। जम्मू कश्मीर की संस्कृति आज फिर फलने फूलने लगी है। अमित शाह ने कहा कि आज जम्मू देश का एकमात्र शहर है जहां IIT, IIM, एम्स है। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद पर कहा कि मोदी सरकार रूटलेस अप्रोच के साथ वामपंथी उग्रवाद के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त कर रही है। मार्च 2026 तक पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त होगा भारत। केंद्रीय गृह मंत्री ने साक्षात्कार में कहा कि आज केंद्रीय बल न केवल माओवादियों से लड़ रहे हैं बल्कि विकास की गतिविधियों की निगरानी भी कर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और विशिष्ट चिन्ह यानी कि इंसिग्निया का भी अनावरण करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला न्यायपालिका से संबंधित विषयों जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, मामलों का प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर विचार विमर्श और चर्चा किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML बेंगलुरु में मानक और ब्रॉडगेज रोलिंग स्टॉक विनिर्माण सुविधा के लिए नए हैंगर की आधारशिला रखी। इस नए हैंगर का उद्देश्य बड़े पैमाने पर तीव्र परिवहन प्रणाली के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। ब्रॉडगेज और मानक गेज रोलिंग स्टॉक दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विनिर्माण सुविधाएं डिजाइन की गई हैं। तेज निर्माण, लचीलेपन, स्थायित्व, कम रखरखाव और ऊर्जा दक्षता के लिए प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री 4.0 IoT सक्षम मशीनरी का निर्माण होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए हमने बहुत मेहनत की है।
चेयर कार के बाद में वंदे स्लीपर के लिए हम सब के सब मेहनत कर रहे थे, डिजाइन कर रहे थे, काम कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। वो मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हुई है और आज वंदे स्लीपर टेस्टिंग के लिए, ट्रायल्स के लिए बेंगलोर की BEML की फैक्ट्री से कुछ ही दिनों में निकलेंगे। जनता दल यूनाइटेड ने राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। जनता दल यू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह नियुक्ति की है। केसी त्यागी ने निजी कारणों से पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बता दें कि राजीव रंजन प्रसाद जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं और अब ये देखना होगा कि जनता दल यूनाइटेड की सियासत को कितने प्रभावी तरीके से वो आगे रखेंगे। बहरहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में जनाक्रोश रैली निकाली। इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केजरीवाल की सरकार पर जनता की समस्याओं के समाधान की जगह भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया। छोड़िए, मुफ्त पानी भी छोड़िए, ये तो साफ पानी भी नहीं दे पा रहे हैं जनता को। अगर आप देखेंगे तो पानी में सूएज का गंदा पानी मिला हुआ आता है। ज्यादातर जो यहाँ पर बस्ती है वो अंधकार में डूबी हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 1 दशक बाद अब जब चुनाव सर पर आ रहे हैं तब इनको याद आ रहा है कि इनको जनता के पास जाना चाहिए। लेकिन जरा ये तो बताइए कि ये किस मुंह से जनता के पास जाएंगे। पिछले 1 दशक में तो ये केवल अपना शीश महल बना रहे थे या प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार कर रहे थे, जनता की सेवा तो नहीं कर रहे। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के उत्पीड़न का दौर जारी है। भाजपा के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ममता सरकार पर हमला करते हुए शनिवार रात को कूच बिहार जिले के हल्दीबाड़ी ब्लॉक के बक्सीगंज इलाके में हुई घटना का जिक्र करते हुए बताया कि इलाके में एक और TMC पंचायत सदस्य लियाकत सरकार ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की। उन्होंने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि जैसा कि ममता बनर्जी मांग कर रही हैं, अगर वो बलात्कार के दोषियों को फांसी पर चढ़ाना शुरू कर देती हैं तो कानून में प्रासंगिक प्रावधानों के बावजूद जल्द ही TMC में कोई नहीं बचेगा। उन्हें शेख शाहजहां से शुरुआत करनी चाहिए। मुंबई में महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने की घटना को लेकर MVA मुंबई में हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक विरोध मार्च निकालेगा। शहर में पुलिस और अन्य सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने की घटना पर MVA के द्वारा विरोध मार्च निकाले जाने पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक आंदोलन है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कई मौकों पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है, क्या उसके लिए कांग्रेस माफी मांगेगी? ये जो आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बुलडोजर से हटाया, तोड़ दिया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस मांगेगी? कर्नाटक में वहाँ के उस समय के उनके कार्याध्यक्ष ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ये तोड़ दिया। लगातार इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान किया उसके लिए कांग्रेस और MVA ने देश की और तमाम विश्व में जो शिव प्रेमी है उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए।
1 लाख सरकारी नौकरियां देने के अपने वादे को पूरा करते हुए असम सरकार कल 23,900 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेगी। समग्र शिक्षा के तहत 23,956 संविदा शिक्षकों को स्थायी शिक्षक नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही पिछले 3 वर्षों में राज्य में सरकारी नौकरियों की कुल भर्ती बढ़कर 1,24,345 हो जाएगी। असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, वादा पूरा हुआ, शिक्षकों को उन स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा जहां वो पहले SSA स्ट्रीट पुल संविदा शिक्षक के रूप में सेवा कर रहे थे। रोकी गई सूची में शामिल उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो अपने दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से संपर्क करें। उन्होंने कहा, असम सरकार चयन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बेहद संजीदा है। इसी को लेकर आगरा में पुलिस द्वारा महिला सशक्तिकरण और जागरूकता अभियान का लगातार आयोजन किया जा रहा है। ताजमहल के पार्श्व में चुप्पी तोड़े खुलकर बोलें विषय पर महिलाओं के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाएं और युवतियों को उनके साथ होने वाले अपराध और घटनाओं को लेकर कैसे पुलिस से शिकायत करें और कैसे अपराधियों के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़कर खुलकर अपनी आवाज बुलंद करें, इस बारे में जानकारी दी गई। एसीपी ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद के इस कार्यशाला का नेतृत्व किया गया। आगरा में आदरणीय पुलिस आयुक्त महोदय के दिशा निर्देश अनुसार महिला जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसमें महिलाओं के साथ पुलिस इंटरैक्ट कर रही है, उनसे उनके घर पर जाकर और जनसभाओं के माध्यम से मिल रही है, उन्हें पुलिस के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बता रही है। इसी क्रम में आज ताजमहल के पूर्वी गेट पे दशहरा घाट में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ताजमहल के आसपास काम करने वाली महिलाएं और कई महिला पर्यटक भी शामिल हुई। इसमें हमने उन्हें विभिन्न प्रकार के जो हेल्पलाइन नंबर उनकी सुविधा के लिए चलाए जा रहे हैं उनके बारे में बताया, जैसे 1090, 112, साथ ही महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति आदि के बारे में भी जानकारी दी। एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में भी बताया। साथ ही जो थीम है इस कार्यक्रम का वो है चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। उन्हें इस बारे में बताया गया कि आपके साथ अगर कोई घटना हो या आपके जानने वाली किसी महिला के साथ घटना हो तो आप चुप ना रहें, तत्काल पुलिस को सूचित करें ताकि पुलिस त्वरित कार्रवाई कर सके और उनको न्याय दिला सके। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आज से 30 सितंबर तक 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। इस वर्ष इसका उद्देश्य कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है। देश में कुपोषण के खिलाफ अभियान कितने कारगर हुए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय पोषण माह भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण के महत्व को समझाना है। हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के लिए एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है, जो पूरे सप्ताह के दौरान होने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों की दिशा निर्धारित करती है। 2024 में राष्ट्रीय पोषण माह की थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार। आज पोषण माह की शुरुआत हम कर रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम आप सब से यह आग्रह भी करेंगे कि हम इसको जन जन तक, ये जन जागरूकता का अभियान है, तो जन जन तक पहुंचाने में आप अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शाएंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, हमारे उपनिषद में भी लिखा है, आहार सद्धो सत्व सद्धि, यानी जब आहार हमारा शुद्ध होगा तो हमारी चेतना भी शुद्ध होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे सितंबर 2024 को 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। पोषण माह में मानव जीवन के महत्वपूर्ण चरणों गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बचपन और किशोरावस्था के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा की जाती है। अभियान को देश के सभी हिस्सों और समुदायों तक पहुंचाने के लिए पूरे माह तक विशेष अभियान चलाया जाता है, जिसमें सक्षम आंगनबाड़ी बनाने का लक्ष्य भी शामिल है। जो हमारा मुख्य रूप से जो आयाम है इस पोषण माह का, एनीमिया पर जागरूकता, ग्रोथ मॉनिटरिंग, पोषण भी पढ़ाई भी, सही पूरक आहार, टेक्नोलॉजी आधारित पोषण, तो इसको हम कैसे नीचे स्तर तक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से इस पोषण अभियान को जन जन पहुंचाने का हमें संकल्प हमने उठाया है। आंकड़ों की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कुपोषण के खिलाफ लड़ाई के लिए कई योजनाएं चलाई है। इन योजनाओं में मिशन पोषण 2.0, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मध्याह्न भोजन योजना, किशोर बालिकाओं के लिए योजना, मां का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम और पोषण वाटिकाएं शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, आंगनबाड़ी में कुपोषित बच्चों का आंकड़ा तैयार करने,
स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च को बढ़ावा देने और पोषण कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने सहित पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के उपयोग पर खास जोर दिया गया है। धीरज कुमार के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नीति आयोग ने पूरे देश में केवल 2 जिलों को जीवन के प्रथम 1000 दिवस परियोजना में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना है, जिसमें उत्तर प्रदेश का फतेहपुर भी शामिल है। परियोजना के तहत स्वास्थ्य, पोषण, बच्चों की संवेदनशील परवरिश को लेकर कार्यक्रम क्रियान्वित है। परियोजना पर आधारित मीडियम टच आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आशा ANM आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेषज्ञों द्वारा दूसरे चरण का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें गर्भावस्था से लेकर 2 वर्ष तक बच्चे की संवेदनशील परवरिश, माता पिता के व्यवहार, मस्तिष्क विकास को लेकर तकनीकी जानकारी दी गई। आयोग के मार्गदर्शन में वैन लीर फाउंडेशन और विक्रमशिला एजुकेशन रिसोर्स सोसाइटी के संयुक्त प्रयास से पिछले 2 वर्षों से इस परियोजना का क्रियान्वयन भारत के केवल 2 जिलों, जिसमें उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला और कोरापुट जो कि उड़ीसा का एक जिला है, इन दोनों जिलों में इस परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर के बच्चे के 2 वर्ष तक के जीवन काल तक उस बच्चे के लिए सकारात्मक मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के साथ साथ में भावनात्मक विकास के ऊपर जोर देते हुए इस पूरी परियोजना को तैयार किया गया है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण में गर्भवती महिला से लेकर 2 साल तक के बच्चों के बारे में बताया गया। इसमें संवेदनशील परवरिश के बारे में बताया गया है और बच्चों के बारे में ये बताया गया है कि बच्चा इसको छू के देखेगा। ये हमें कॉर्नर के रूप में दिया गया है कि हमें कॉर्नर बना रहा है, संवेदी कॉर्नर बना रहा है, जिसमें बच्चा छू के ये महसूस कर सकेगा कि ये इसमें सख्त कौन सा है और मुलायम कौन सा है। इसके बारे में जानकारी दी गई है। और इसमें गर्भवती महिला से लेकर 2 साल तक के बच्चों को ये बताया गया है कि गर्भवती महिला के पेट में जब बच्चा आता है तब से लेकर 2 साल तक के बच्चे में 80 से 85% उनका मानसिक विकास हो चुका होता है, जिसके लिए हमें 2 वर्ष में ही बच्चों को सारी जानकारी दे देनी चाहिए कि उसका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के बारे में बता देंगे माता पिता को और घर के सारे सदस्यों के, जिससे कि वो बच्चे के विकास में सहयोग करेंगे। इसमें हम लोगों को ये प्रशिक्षण दिया गया है कि उसके जो 1000 दिवस होते हैं उसमें ये होता है कि जब घर के लोगों का सकारात्मक प्रभाव होता है, जैसे अच्छे से व्यवहार करना गर्भवती के साथ में, तो जब बच्चा पेट गर्भ में होता है तो उसके साथ जब अच्छा व्यवहार होता है और घर का माहौल अच्छा होता है तो उसके बच्चे का विकास अच्छे से होता है। और अगर घर में जो है लड़ाई झगड़ा या पौष्टिक आहार ना मिलना अच्छे से, तो उसके दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसका ब्रेन जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज़। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का खौफ कम नहीं हो रहा है। बहराइच में भेड़ियों द्वारा 8 लोगों को मारे जाने के बाद वन विभाग की टीम ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है, लेकिन जिले के 35 से ज्यादा गांव के हजारों ग्रामीण अभी भी दहशत के माहौल में है। अभी 2 भेड़ियों को पकड़ा जाना बाकी है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। बहराइच डिवीजन के वन CO अभिषेक सिंह ने कहा, दोनों भेड़ियों को वहीं ट्रेस किया गया है। उम्मीद है कि आज से कल तक भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज गुजरात में सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में तेज बारिश और बेहद खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान असना धीरे धीरे कमजोर होकर कल तक उत्तर पश्चिम अरब सागर पर कम दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा। आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कई स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा से लगी बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव आज उत्तर पश्चिम में केंद्रित रहेगा। तेलंगाना के कई हिस्सों में तेज बारिश से निचले इलाके में पानी भर गया है और कई गांवों के बीच सड़क संपर्क बाधित हो गया है। सूर्यापेट, मुलुगु, वारंगल, महबूबाबाद और
खमाम जिलों में कई स्थानों पर 29 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हुई। कई जिलों में छोटी नदियों में उफान से भी सड़क मार्ग बाधित हुआ। हैदराबाद में जिला अधिकारी कार्यालय और राज्य सचिवालय में नियंत्रण कक्ष खोले गए हैं। राज्य के मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को जान माल का नुकसान रोकने के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में 2 दिन तक तेज बारिश जारी रहने की चेतावनी जारी की है। तेलंगाना में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण के समुद्रम और महबूबाबाद के बीच रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गया है। इस वजह से विजयवाड़ा से वारंगल और दिल्ली से विजयवाड़ा जाने वाली सभी ट्रेनें रोक दी गई हैं, जिससे पूरे शहर में यातायात की स्थिति और खराब हो गई है। इस वजह से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। वहीं लगातार बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के पर्यटन स्थल इस खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण का केंद्र खुल गया है। उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार ने गुलमर्ग आर्मी म्यूजियम गुलेसेम का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय कश्मीर घाटी की सुरक्षा और विकास को बढ़ाने की दिशा में भारतीय सेना की भूमिका के साथ साथ कश्मीर के समृद्ध इतिहास और विरासत को उजागर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। जो म्यूज़ियम है आर्मी की हिस्ट्री बताता है। 1947 में जब यहाँ आर्मी कश्मीर में आए, उसके बाद जो है ऑपरेशन हाजी पीर हुआ 1965 का, फिर 71 का भी, और जो ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं कश्मीर में, तो उसमें जो लोग जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है उनके भी यहाँ डिस्प्ले, करगिल वार का भी इसमें दिखाया गया है। काफ़ी डिटेल हिस्ट्री बताई गई है इसमें। तो जो भी कोई बाहर से आएगा उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है इस म्यूज़ियम में। गुलमर्ग की ऐसी डेस्टिनेशन पर, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उस पर बनाया गया है। गुलमर्ग म्यूज़ियम जो है, इसकी इनाग्रेशन हमारी इंडियन आर्मी ने की है। तो मैं आपको इस म्यूज़ियम की एक ख़ास बात ये बताऊं कि इसके अंदर जो भी इंडो पाक वार हुई हैं 1947 टू लेकर आज तक, 1947 हो, 48 हो, 1965 हो, 1971 हो, 1999 करगिल वार हो, या और भी जिस तरीके से यहाँ पर कश्मीर की जंगें हुई हैं, वार हुई हैं, उस सारा जो है और टाइम लाइन ऑफ हिस्ट्री कश्मीर की जो है इसके अंदर बताई गई है। पिछले 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी हमले में बंधक बनाए गए 6 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें 1 अमेरिकी और 5 इजरायली नागरिक हैं। इजरायली सेना ने इन शवों को गाजा से बरामद किया। इजरायली सेना ने इसकी जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि बंधकों की हत्या हमास के आतंकियों ने की है। इजरायली सेना के अनुसार वो इन बंधकों को छुड़ाने के लिए पहुंचने ही वाली थी कि हमास के आतंकियों ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। बंधकों के शव रफा इलाके में एक सुरंग में मिले। इजरायल की सेना 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए लोगों की सुरक्षित रिहाई के लिए लगातार अभियान चला रही है। अमेरिका के मिसिसिपी शहर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक बस के पलट जाने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 37 लोग घायल हो गए हैं। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के अनुसार दुर्घटना टायर फटने की वजह से हुई। अधिकारियों ने कहा कि मृतकों में 6 वर्षीय एक लड़का और उसकी 16 साल की बहन भी है। अधिकारी बाकी मृतकों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में 2 महीने का व्यापक वीज़ा माफ़ी कार्यक्रम आज से लागू हो गया है। इस कार्यक्रम के तहत देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को अपनी स्थिति को नियमित करने या बिना दंड के देश छोड़ने का विकल्प दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम इस वर्ष 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात में पर्यटन और रेजिडेंसी वीज़ा सहित ऐसे किसी भी वीज़ा धारक को अपनी स्थिति को नियमित करने का मौका मिलेगा जो देश में वैध तौर पर काम कर रहा है, लेकिन जिनके वीज़ा की अवधि बीत गई है। ऐसा न करने वालों को बिना किसी जुर्माने के देश छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। या ये माफी उन लोगों पर भी लागू होगी जिनका जन्म संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है लेकिन जिनके पास सरकारी दस्तावेज नहीं है अथवा जिनके प्रायोजक फरार हैं। हालांकि अमीरात में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले इस कार्यक्रम का लाभ नहीं ले सकेंगे। जर्मनी के हनोवर में बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 4 पदक जीते हैं। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अनुया प्रसाद ने स्वर्ण जीता। अभिनव देशवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अभिनव देशवाल, शुभम वशिष्ठ और चेतन सपकाल की तिकड़ी ने रजत पदक हासिल किया। शुभम वशिष्ठ ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। इस प्रतियोगिता में 16 देशों के 69 एथलीट भाग ले रहे हैं।
पेरिस पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज भारतीय खिलाड़ियों की नजर शॉटपुट, हाई जंप और तीरंदाजी स्पर्धाओं में पदक जीतने पर होगी। रवि रोंगाली पुरुषों की शॉटपुट स्पर्धा F40 वर्ग के फाइनल में मैदान पर उतरेंगे। वहीं ऊंची कूद प्रतियोगिता में निशात कुमार T47 वर्ग का फाइनल खेलेंगे। तीरंदाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा के कांस्य पदक मैच में राकेश कुमार पदक पर निशाना साधेंगे। इसके अलावा आज बैडमिंटन, शूटिंग, रोइंग और एथलेटिक्स में भी भारतीय एथलीट जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। पेरिस पैरालंपिक प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने निशानेबाजी से एक और पदक हासिल किया। भारतीय निशानेबाज रुबीना फ्रांसिस ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 211.1 अंक हासिल किए। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल का ये 5वां पदक है। रुबीना ने इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में 7वां स्थान हासिल किया था, जबकि पैरा एशियन गेम्स में कांस्य पदक अपने नाम किया था। और भारत की प्रीति पाल ने पेरिस में चल रहे पैरालंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ट्रैक और फील्ड में भारत के लिए पैरालंपिक में यह पहला पदक है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली प्रीति की सफलता उनकी कड़ी मेहनत का फल है। प्रीति की इस सफलता से उनके परिवार के लोगों में काफी खुशी है। उन्हें अपने बेटी पर गर्व है। आप ये कहानी देखिए, ये खबर देखिए और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की प्रीति पाल ने पेरिस में चल रहे पैरालंपिक खेलों में वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक किसी पैरा एथलीट ने देश के लिए नहीं किया था। ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया उन्होंने। ये इन खेलों में ट्रैक इवेंट में पहला पदक है। प्रीति ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ T35 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। उन्होंने ये दौड़ 14.21 सेकंड में पूरी की, जो उनका निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मीरापुर नगर पंचायत के गांव हाशमपुर के एक गरीब किसान अनिल पाल की बेटी प्रीति पाल ने गांव की पगडंडियों पर दौड़ की शुरुआत कर विदेश में अपनी जीत का परचम लहराया। बेटी की जीत पर परिवार में खुशी की लहर है। प्रीति के परिजन बेटी की इस जीत पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। पिता अनिल का कहना है कि उन्हें यकीन नहीं था कि बेटी यहां तक पहुंच जाएगी। वहीं प्रीति की मां ने बेटी की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन कर दिया है। हमें बहुत अच्छा लगा जैसे खेल रही थी, हमें बहुत खुशी हुई। तो संघर्ष तो बहुत किया है लड़की ने हमारी, जो है शुरू से ही स्टार्टिंग में बहुत संघर्ष करती रही और जहाँ भी खेलती रही वहाँ से जीत कर ही आई है। मुझे सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा खेलेगी और आगे बढ़ाएंगे। बहुत खुशी है, सबके परिवार को बहुत खुशी है और गांव में भी बहुत खुशी है सबको। बहुत खुशी है जी सबको। बस मैं कहती थी नको जी मैं आगे बढ़ूंगी, बहुत अच्छे से लाएंगे। मैं मम्मी तुम्हारा नाम रोशन करूंगी मैं। कभी मना नहीं किया आपने? नहीं जी। लड़की हो आप, देश विदेश क्या जी, कहती मम्मी एक लड़का समझ के छोड़ दो मुझे। प्रीति के लिए इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं रहा। उन्होंने 6 साल पहले सोशल मीडिया पर पैरालंपिक खेलों की वीडियो देखकर दौड़ना शुरू किया था। आज उनकी मेहनत रंग लाई है। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली प्रीति को कमजोर और असामान्य पैर की स्थिति के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई सालों तक इलाज के बाद भी कुछ खास असर नहीं पड़ा, लेकिन प्रीति ने कभी हार नहीं मानी और संघर्षों के साथ यहाँ तक पहुंची। प्रीति ने 17 साल की उम्र में सोशल मीडिया पर पैरालंपिक खेलों का वीडियो देखा था। इससे प्रेरित होकर उन्हें एहसास हुआ कि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। पैरालंपिक एथलीट फातिमा खातून प्रीति के सफर में उनकी काफी मदद की है। वो फातिमा ही थी जिन्होंने प्रीति को पैरा एथलेटिक्स से परिचित कराया। फातिमा के समर्थन से प्रीति ने साल 2018 में स्टेट पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लिया। 2024 में हुई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर दोनों स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीता। इस जीत ने उन्हें पेरिस पैरालंपिक में जगह दिलाई, जहां उन्होंने अब एक पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।